हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें मैं कंपाइल करता हूं सारी एडिटोरियल इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती हैं। यहां पे बता दूं, सबसे पहले फ्रंट पेज पे ये न्यूज आया है। काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूज हो जाता है क्योंकि स्पोर्ट सेक्शन से भी क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं। टीम इंडिया जो है अब वो पाकिस्तान में नहीं खेलेगी, यानी पाकिस्तान में जाकर के नहीं खेलेगी। अभी रिसेंटली बीसीसीआई ने आईसीसी को ये नोटिस दिया है। अब यहाँ पे बात आती है बीसीसीआई के बैकग्राउंड डिटेलिंग्स की, जो आपको जानने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता हो जाती है। उसकी डिटेलिंग आपको दी जाएगी। यहाँ पे किस ट्रॉफी की बात करी जा रही है, तो चैंपियंस ट्रॉफी की बात करी जा रही है। ये वही चैंपियंस ट्रॉफी है जिसका महत्व तो आप लोग जानते हैं कि ये चैंपियंस ट्रॉफी हम लोग पाकिस्तान से एक बार जीतते जीतते हारे थे और एक बार हम लोग जीत भी चुके हैं। तो ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह यहाँ पे आईसीसी के चीफ 1 दिसंबर को बन जाएंगे और उसके बाद देखा जाएगा कि किस हिसाब से अपना रोल प्ले करते हैं। इशू क्या निकल के आया यहाँ पे, क्यों नहीं जाएगी वो भी देख लेते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान कंट्री जो है वो होस्ट कर रही है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी फरवरी से लेके मार्च में 2025 में। अब इस चैंपियंस ट्रॉफी के पीछे सारे लोग अपने आंख गड़ा के बैठे हुए रहते हैं। बहुत बड़ा ये ट्रॉफी होता है एक प्रकार से, और यहाँ पे आईसीसी सिक्योरिटी टीम भेज दी गई है कि आप पाकिस्तान विजिट करिए और देखिए किस हिसाब से ये लोग कह रहे हैं कि हमें इस यहाँ पे नहीं जाना है, नहीं खेलना है। तो यहाँ पे किस पॉइंट ऑफ व्यू को अपना बताया गया है कि किस इशू से, तो यहाँ पे सिक्योरिटी का कंसर्न रखा गया है कि यहाँ पे हम नहीं जाएंगे, नहीं खेलेंगे। इंडिया की तरफ से इस प्रकार की बातें बोली गई हैं। अब यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहाँ पे क्या बोला है कि हम यहाँ पे इनको ऑफर तो किए हैं, आइए हम स्पेशल आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं हैं। ये यहाँ पे पूरी न्यूज निकल के आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जयशंकर शाह जी अभी रिसेंटली गए थे, एससीओ की समिट थी इस्लामाबाद में, तो वहां पे अटेंड किए थे। बहुत सारी चीजें लग रही थी ऐसे सुधरने वाली हैं, लेकिन देखिए पुनः इस प्रकार से इशू निकल के आ गई। अब बीसीसीआई की बैकग्राउंड डिटेलिंग अगर आपको दिया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे चलते हैं बीसीसीआई के इतिहास में। बीसीसीआई सबसे पहले एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिकेट इन इंडिया यहाँ पे बोला जाता है। अब यहाँ पे बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका एब्रीविएशन है। यह एक नेशनल गवर्निंग बॉडी है जो कि प्राइवेट के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर की बात करी जाए तो मुंबई चर्च गेट में इसका हेडक्वार्टर है। वहीं पे बीसीसीआई ये दुनिया के जितने भी बोर्ड हैं उससे वेल्दीएस्ट रूप में माना जाता है, सबसे रिचेस्ट माना जाता है, धनवान माना जाता है। और ये क्रिकेट इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट के ये माना जाता है कि बीसीसीआई सबसे ज्यादा अमीर है पैसे के मामले में, पावर के मामले में। क्योंकि यहाँ पे बात करी जाए तो इंडिया की जो बीसीसीआई है ये बोर्ड काफी स्ट्रांग बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट देखने वाले और इसके प्रशंसक बहुत ही ज्यादा मायने में है। यहाँ पे जाहिर सी बात है निकल के आएगी कि ये वेल्दीएस्ट है, हर प्रकार से यहाँ पे अर्निंग हो सकती है। बीसीसीआई की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1928 को मद्रास में हुआ था। किस एक्ट के तहत? अंडर एक्ट ऑफ 1860, तो ये याद रखिएगा। और रजिस्टर्ड किया गया था तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975 के अंतर्गत। मद्रास में इसकी स्थापना होती है, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में इसको तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975 के अंतर्गत रजिस्टर किया जाता है। सीके नायडू की अगर बात करें तो 1930 में फर्स्ट कैप्टन थे टेस्ट क्रिकेट ऑफ इंडिया के, तो याद रखिएगा सीके नायडू का नाम बहुत कम ही लोग जानते होंगे। 21 नवंबर 1927 को एक मीटिंग होती है दिल्ली में और बहुत सारे डेलीगेट्स आते हैं, लोग आते हैं। पटियाला के राजा, दिल्ली, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध, राजपुताना, अलवार, भोपाल, ग्वालियर, बड़ौदा, भरूच और सेंट्रल प्रोविंस, बड़ा सिंध और पंजाब। तो ये लोग आते हैं और बीसीसीआई यहाँ पे
क्या होता है कि इसकी स्थापना कर दी जाती है। ध्यान रखिएगा, यही लोग मिलके आते हैं और इसकी स्थापना करते हैं। R.E. ग्रांट को इनको पहले प्रेसिडेंट के रूप में चुनते हैं। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम भी याद रखिएगा। और सेक्रेटरी की बात करें तो एंथोनी डे मेलो इसके सेक्रेटरी हो जाते हैं। तो ये थी बीसीसीआई की डिटेलिंग। आशा करते हैं आपको चीजें अच्छी लग रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे पाकिस्तान की अभी बात चल ही रही थी बीसीसीआई की तरफ से कि हमारा सिक्योरिटी का कंसर्न है। और यहीं पे क्या बात हो गई, 14 जो सोल्जर हैं 26 ये पाकिस्तान में मार दिए गए। रेलवे स्टेशन में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। और इसको कौन क्लेम कर रहा है, इस ब्लास्ट को क्लेम कौन कर रहा है, तो आपको बता दें बलोच लिबरेशन आर्मी। यहाँ पे एक ब्लॉस है, प्रोविंस से जाती है बलोचिस्तान। वही लोग एक सेपरेटिस्ट ग्रुप चला रहे हैं कि हमें अलग कर दो भैया, हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, हमें अपना एक अलग रिकॉग्निशन दो। तो उसी प्रकार से सेपरेटिस्ट ग्रुप पाकिस्तान की भी है, वो यहाँ पे क्लेम करी है कि हमने ब्लास्ट कराया है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की जान गई है। 12 सिविलियन 14 यहाँ पे सोल्जर, इनकी हत्या गई है। कौन सा, क्वेटा रेलवे स्टेशन। क्वेटा का इतिहास से बहुत ही पुराना नाता है। क्वेटा कल्चर इतिहास में है, याद रखिएगा। क्वेटा कल्चर हिस्ट्री में ये बहुत ही पुराना एक जगह है क्वेटा। एक हिस्टोरिकल प्लेस के रूप में भी इसको आप देख सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट न्यूज निकल के आ रहा है वो ये है कि कोविड कह रहे हैं COP 2019 जो इंडिया एम्फेसिस कर रहा है, पेरिस डील। तो उसमें क्या कह रहा है कि क्लाइमेट का फाइनेंस प्रॉपर होना चाहिए। क्लाइमेट का फाइनेंस क्यों, क्योंकि COP 15 जो कोपेनहेगन में हुआ था वहां पे ये दिखाया गया था कि $100 बिलियन पर ईयर की टारगेट रखेंगे हम लोग, जिसको जरूरत हो, यानी डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग नेशन को ये प्रोवाइड कराएंगी क्लाइमेट फाइनेंस को। क्यों, क्योंकि आप ही ऐसी कंट्री है डेवलपिंग जो कार्बन इमिशन तीव्र गति से कर रही हैं, और इनकी वजह से अगर इनको रिन्यूएबल एनर्जी पे लेके आना पड़ेगा तो आपको फिनेंशियली सपोर्ट करना पड़ेगा। इसी की बात बोली जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है निकल के आ रहा है क्या, रैंसमवेयर अटैक। ये बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है पिछले दिनों की बात करें तो। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ये वही डिपार्टमेंट है जो किसी भी सिविल सर्विस एस्पायरेंट को अगर रिक्रूटमेंट होती है तो उनकी ट्रेनिंग यही कराती है। ये याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग क्या कह रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो यहाँ पे अटैक हुई हैं। क्या, साइबर अटैक की बात करी जा रही है। साइबर अटैक के नाम से आता है रैंसमवेयर अटैक। ये एक ऐसा अटैक है जो मान लीजिए आपके सिस्टम पे अटैक किया, आपके सिस्टम पे ये एक बार अटैक किया, मालवेयर कोई भेजा, रैंसमवेयर ये अटैक किया तो आपका सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा और आपके सिस्टम मान लीजिए ओपन नहीं हुआ तो आपको ओपन करने के लिए इनको कुछ अमाउंट देना पड़ेगा या फिर कुछ इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, कुछ डाटा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, कुछ भी ये डिमांड आपसे कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, रैंसम। रैंसम का मतलब होता है हिंदी में क्या, फिरौती। तो ये आपसे फिरौती मांगते हैं तब जाके आपका सिस्टम ऑन होता है। यही यहाँ पे बात करी जा रही है। अब निकल के आ रही है CERT। तो ये जो CERT है इनका क्या यहाँ पे रिपोर्ट निकल के आ रहा है, यहाँ पे ये बता रहे हैं ये कि इंडिया की जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है वो उसमें जो है सिक्योरिटी की ब्रीचेज हुई है। लगभग 15 से 16 लाख के आसपास यहाँ पे इश्यू निकल के आ रहा है कि इतने सारे इंसिडेंट हुए हैं। और जो साइबर सर्ज हुआ है, जो साइबर क्राइम बढ़ा है, वो अमेरिका की साइबर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी ने यहाँ पे चेक किया है। याद रखिएगा, ऐसे नहीं बोला जा रहा है कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उनका डाटा जो है लीक हुआ है और ये लगभग 81 करोड़ इंडियन का आधार कार्ड लीक हुआ है। अब आधार कार्ड में क्या होता है, आपका मोबाइल नंबर होता है, आपका एड्रेस होता है, आपका लोकेशन होता है, आपका नाम होता है, एज होता है, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन के रूप में यूज हो जाएंगी। 81 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है।
तो बताइए इस डाटा को हम लोग सिक्योर नहीं कर पाए तो हम किस डाटा को सिक्योर करेंगे। तो भारत की ये डाटा बहुत ही ज्यादा आज के समय में खतरे में है। अब इसी की बात चल रही है कि FBI से हम लोग यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और कनाडियन माउंटेन पुलिस इन लोगों से मिलके हम इस डाटा की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। अब रैंसमवेयर का अटैक तो बढ़ ही रहा है। अब किस किस टाइप से यहाँ पे साइबर अटैक हो सकते हैं, कुछ बैकग्राउंड में जाकर के देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मालवेयर है, आपके कंप्यूटर में आ जाता है। फिशिंग आपको किसी भी SMS या फिर ईमेल के द्वारा आ जाता है। रैंसमवेयर आपको एक्सप्लेन किया मैं, आपका सिस्टम ही ब्लॉक कर दिया जाएगा। डिनायल ऑफ सर्विस, आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपका सिस्टम ही ठप हो जाएगा। मैन इन द मिडिल होता है। क्रिप्टो जैकिंग होता है, यानी क्रिप्टो सर्विसेज में SQL इंजेक्शन में होता है। एक्सप्लॉइट आपका किया जा सकता है। हर प्रकार से साइबर अटैक आज के डेट में बढ़ रहा है और साइबर क्राइम जो है भारत में तीव्र गति से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साइबर क्राइम की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम आज के डेट में सर्ज आउट हुआ है। 2023 में अगर आप कंसीडर करेंगे और 2022 में, तो 2023 में मान के चलिए इतना तीव्र गति से स्पाइक हुआ है ये साइबर अटैक वाला क्राइम कि आपको क्या बताऊं मैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही एस्पेक्ट्स है कि जो साइबर अटैक है वो तीव्र गति से 2023 में बढ़ा है 2022 के अपेक्षा, बहुत ही तीव्र गति से। 2022 में मान लीजिए अगर 10,000 केसेस निकल रहे थे तो यहाँ पे 2 लाख केसेस निकल रहे हैं। इतनी तीव्र गति से ये चीजें बढ़ी हैं। तो साइबर अटैक से बचने के लिए आप अपने सिस्टम को अप टू डेट रख सकते हैं, सिक्योरिटी रख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख सकते हैं। ओपन वाईफाई नेटवर्क में बिल्कुल ना चलाएं, किसी से हॉटस्पॉट लेने का प्रयास ना करें। हर प्रकार की सिक्योरिटी को अगर आपको करना है तो कोई भी आउटसाइड जो एप्लीकेशन है उसको मोबाइल में डाउनलोड ना करें, सिस्टम में APK फाइल डाउनलोड ना करें, जो ट्रस्ट वर्दी नहीं है उसको डाउनलोड ना करें, ऑथेंटिक साइट विजिट करें। बहुत सारे यहाँ पे आपको क्या बताएं रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो फॉलो करने होते हैं, लेकिन आज के दौर में रूल्स और रेगुलेशंस जल्दी फॉलो नहीं हो पाए। तो यही थी पूरी डिटेलिंग। आशा करते हैं जो भी यहाँ पे चीजें आपको बताया मैं वो आपको सही लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें, ये मेरा चैनल है। आपके शेयर करने से लोगों तक ये चीजें आसानी से पहुंच सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल पे और देखेंगे क्या आज का एडिटोरियल है। तो कॉस्ट ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन की बात करी जा रही है, यानी किस कीमत पे हम पॉपुलेशन डिक्लाइन कर सकते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है। किसी भी कंट्री अगर मान लीजिए मैं एक यक्स कंट्री है, इस यक्स कंट्री की पॉपुलेशन जो यंग पॉपुलेशन है वो मान के चलिए 10 करोड़ है, जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो मान के चलिए 20 करोड़ है। टोटल यहाँ पे 30 करोड़ की पॉपुलेशन हो गई। अब इस कंट्री में ओल्ड पॉपुलेशन अधिक हो गए तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी और जो वर्किंग कैपेसिटी होगी वो तुरंत डाउन रोड हो जाएगी, डाउन चली जाएगी। तो इस कंट्री का विकास किस तरीके से होगा, स्लो डाउन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वर्किंग कैपिटल नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे बात क्या निकल के आ रही है कि स्टेट जो है ग्रो कर रहा है पॉपुलेशन अपने एल्डरली में। तो भारत के कौन कौन से स्टेट हैं उसी की चर्चा यहाँ पे हो रही है। तो कौन कौन से स्टेट है उसको देखेंगे और क्या क्या डीलिमिटेशंस आ जाती हैं उसको हम देखेंगे। डीलिमिटेशंस यहाँ पे आ रही है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले बात करी जा रही है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और तमिलनाडु, इन्होंने अपना कंसर्न दिखाया है कि लो फर्टिलिटी रेट चल रहा है। अब साउथ में बच्चे लोग कम पैदा करते हैं नॉर्थ की अपेक्षा, अगर बात करें तो नॉर्थ की अपेक्षा। वो क्यों है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं वहां पे और बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू यहाँ पे क्या प्लान किया है कि हम लोग ऐसा नियम लेके आएंगे और इंसेंटिव देंगे क्या कि आप ज्यादा बच्चे पैदा करिए, मोर चिल्ड्रन पर फैमिली। क्यों, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फर्टिलिटी रेट एकदम नीचे
गई है अभी रिसेंटली। तो करंट डेमोग्राफिक सिचुएशंस की बात करें साउदर्न स्टेट में, क्या निकल के आ रहा है? तो फैमिली प्लानिंग पॉलिसी की बात करी जा रही है कि इस प्रकार से जो स्लो हो रहा है हमारा पॉपुलेशन, ओल्ड एज की तरफ जा रहा है और कम हो रहा है फर्टिलिटी रेट, उस पे हम फोकस करेंगे। तो ये साउथ के स्टेट हैं, याद रखिएगा। कुछ नॉर्थ के भी स्टेट हैं, केवल साउथ के ही नहीं, कुछ नॉर्थ के भी स्टेट हैं। तो इंक्रीजिंग एजिंग पॉपुलेशन, जो वृद्ध लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है। दूसरा अगर बात करी जाए तो यूनिफॉर्म फेनोमेनन साउदर्न स्टेट की बात करी जा रही है, और जो छोटे नॉर्दर्न स्टेट हैं वो भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट यहाँ पे घटी हुई है। तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल की बात करी जाए तो यहाँ पे रिकॉर्ड फर्टिलिटी रेट 1.4 हो गया है। तो 1.4 2019 से 21 में मापा गया है। वहीं पे बात करी जा रही है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तो इनकी जो फर्टिलिटी रेट है 1.5 है। दूसरी तरफ बिहार की बात करी जाए अगर, तो यहाँ पे फर्टिलिटी रेट 3 आ रही है, सीधे डबल हो जा रही है, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश की बात करी जा रही है 2.7। अभी आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो बिहार का पेपर होने वाला है, तो यहाँ पे फर्टिलिटी रेट 3 पे चल रहा है। अगर किसकी बात करें तो 19 से 21 की, और 2.7 यहाँ पे यूपी का चलने वाला। मध्य प्रदेश का 2.6 फर्टिलिटी रेट, यानी 2.7 क्या दर्शाता है कि एक महिला जो उसकी प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी है टाइम पीरियड की अपने जीवन काल में, वो 2.7 बच्चे को ही बियर कर रही है। किसमें? उत्तर प्रदेश में। इसी प्रकार से हर स्टेट को लेकर के आप समझ सकते हैं। तो यही फर्टिलिटी रेट हो गई। तो ये जो है रेपिडली एजिंग पॉपुलेशंस को भी दर्शा रही है। अब यूएनएफपीए की आंकड़ा, जो पॉपुलेशंस की आंकड़ा आई हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, यहाँ पे वो क्या दिखा रहा है कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है 10 से लेके 15% 2036 तक। तो 10 से हम लोग 15% 2036 तक पहुंच जाएंगे। केरला में सीनियर सिटीजन की बात करी जा रही है तो 16.5% से हम लोग यहाँ पे बढ़ जाए, यहाँ पे 22.8% 36 में आ जाएंगे। तो यहाँ 16.5 से लेके 22-23% तक 36 में बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से एल्डरली की भी राइज होगी, यानी 20.8% पॉपुलेशन हम लोग 36 में जाएंगे। 19% आंध्र प्रदेश में है। बिहार की बात करी जाए यहाँ पे तो मात्र 7.7% एल्डरली पॉपुलेशन 21 तक है। तो जो बढ़ेगी क्या? 11% मात्र 2036 तक। तो यहाँ पे एल्डरली पॉपुलेशन नहीं है। वह भारत में 2 स्टेट ऐसा है जहाँ पे युवा ही युवा दिखाई देंगे, वो है बिहार प्लस उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या निकल के आ रहा है इसका, अगर फर्टिलिटी रेट घट रहा है तो ओल्ड एज की डिपेंडेंसी होगी किस स्टेट में? साउदर्न और जो नॉर्थ के स्मॉल स्टेट हैं उसकी बात करी जा रही है। 18 से लेके 59 उम्र तक के लोगों की जनसंख्या यहाँ पे बढ़ेगी, जिसके कारण बहुत सारी पॉपुलेशन प्रॉब्लम निकल के आएगी। तो यही सब चीजें हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जितने भी ओल्ड एज प्रॉब्लम होंगी वो सब दिक्कतें निकल के आएंगी। और इनका क्या पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है? पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन करंट सिनारियो में अगर देखा जाए तो डीलिमिटेशन की बात करी जा रही है। अच्छा, इंडिया की जो डीलिमिटेशन कमीशन की टारगेट रखी गई थी 2026 में रिवाइज होनी है। यानी डीलिमिटेशन का मतलब आपका कि एक स्टेट में कितने सीटें हैं, ये पॉपुलेशन के बेस पे है। एक स्टेट में मान लीजिए कितने एमएलए की सीट हैं, कितने एमपी की सीट हैं, ये डीलिमिटेशन कमीशन तय करता है। अब यहाँ पे उसी की बात करी जा रही है कि उत्तर प्रदेश में 12 जो है सीटें बढ़ जाएंगी, बिहार में 10 सीटें बढ़ जाएंगी, राजस्थान में 7 सीटें बढ़ जाएंगी। जबकि वहीं पे तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे घट रही हैं 9 सीटें। अब देखिए आज के करंट सिनेरियो में केरला में 6 सीटें घट रही हैं, आंध्र प्रदेश में 5 सीटें घट रही हैं। तो ये जो नेशनल पॉपुलेशन में फॉलिंग शेयर है वो इम्पैक्ट कर रहा है बहुत ज्यादा। तो यही सब चीजें निकल के आ रही हैं। इसका सोल्यूशन क्या कंसीडर किया जाए? तो यहाँ पे प्रो नेटलिस्ट पॉलिसी निकल के आ रही है कि बच्चे को इंसेंटिव दीजिए बहुत ज्यादा,
मदर्स को इंसेंटिव मिले कि आप बच्चे पैदा करिए ज्यादा से ज्यादा, लेकिन इस प्रकार की चीजें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल अप्रोच लेके नहीं आएंगी, क्योंकि साउथ के लोग एजुकेशन पे फोकस करते हैं, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस करते हैं, ना कि वो टारगेट करते हैं कहाँ पे, यहाँ पे कहीं ना कहीं वो पॉपुलेशंस को बढ़ाने में फोकस नहीं करते। वो एक बच्चा कर लिए, लड़का हो या लड़की ये मैटर नहीं करता है, ज्यादातर लोगों की यही वहां पे सोच होती है। एक से दो कर लिए तो बहुत ज्यादा कर लिए, नहीं तो एक ही बहुत ज्यादा है वहां पे। तो वो किसी चीज को लेके इस तरीके से परेशान नहीं होते हैं कि हमें मेल ही चाहिए या फीमेल ही चाहिए। ये ऐसा डिस्क्रिमिनेशन उनके थॉट में बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ पे फर्टिलिटी की ही बात करी जा रही है कि किस हिसाब से हम फैमिली प्लानिंग करेंगे और आगे इनके पॉपुलेशन को लेके चलेंगे, खास करके दो भारत के ऐसे राज्य जो तमिलनाडु हैं और आपका आंध्र प्रदेश है। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क में आ जाते हैं। तो आशा करते हैं जो आपको डिटेलिंग यहाँ पे दिया वो मैं समझाने में सक्षम हुआ होगा। 19 से लेके 2100 तक देखिए पॉपुलेशन जो नीले में है वो बढ़ रहा है और जो रेड में है वो घट रहा है। तो भारत की पॉपुलेशन भी देखिए घट ही रही है। और यूएस की पॉपुलेशन कितनी है? यूएस की पॉपुलेशन 30 से 35 करोड़ के बीच में ही है, जो कि उत्तर प्रदेश के पॉपुलेशन के बराबर है बस। अब यहाँ पे अगर बात करें हम, आप देखेंगे यूपी में, तो यूपी में लगभग 30 करोड़ के आसपास हो चुकी है जनता, अगर आज की बात करें तो देखिए एक यूएस से और यूपी से क्या तुलना है। जो भी नीले वाले लोग हैं यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी और रेड वाले पॉपुलेशन की इनकी पॉपुलेशन घटेगी। तो यही सिनेरियो है वर्ल्ड का जो अभी आपको इस मैप से मैं दिखा रहा हूँ। आशा करते हैं ये चीजें आपको समझाने में मैं सफल हुआ हूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो काफी इंपॉर्टेंट ये चीज हो जाता है कंबोडिया का H5N1 रीअसॉर्टमेंट वायरस। ये रीअसॉर्टमेंट वायरस का मतलब क्या होता है कि मिक्स ऑफ द वायरस। तो ये मिक्स ऑफ द वायरस क्या है, इसको मॉनिटरिंग करने की जरूरत क्यों है, उस चीज को हम देखेंगे। तो लोग कहा जा रहा है लगभग 10 साल हो गया H5N1 केस को, यहाँ पे कोई चीजें निकली नहीं थी, लेकिन कंबोडिया में अचानक से ये H5N1 केस आया है और फरवरी से 2023 से और अगस्त 2024 तक ये केस सर्ज आउट हुआ है, यानी बहुत तीव्र गति से बढ़ा है और कई लोगों की जानें भी ली हैं। तो ये जो भी अवेलेबल डाटा है हमारे पास ह्यूमन से इन्फेक्शंस का रीअसॉर्टमेंट वायरस को लेकर, ये डायरेक्ट पोल्ट्री से ह्यूमन आया है, यानी इनसे जो भी चिकन लोग खाते हैं उनसे ह्यूमन में आया है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का कोई भी रिकॉर्ड अभी तक नहीं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, तो चिकन से लेके ह्यूमन तक ट्रांसमिशन फैल रहा है, इसकी यही बातें करी जा रही है। तो कंबोडिया में 10 साल में ऐसा केस बहुत तीव्र गति से सर्ज आउट हुआ है 23 और 24 सेशन में, और इसका जो सर्विलेंस होना चाहिए, चेक होना चाहिए। तो जो जीन होती है, सिगमेंट होती है, उसकी चेकिंग होनी चाहिए। यहाँ पे रिपोर्ट होना चाहिए ह्यूमन टू ह्यूमन कि अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की बात अभी तक मिली नहीं है, सीधे सीधे यही बताएं। स्पिल ओवर का मतलब क्या होता है, बहुत तीव्र गति से ये स्पाइक हुआ है केसेस। सेकेंड स्पिल ओवर का मतलब यहाँ पे दूसरा जो स्पाइक हुआ है केसेस उसकी बातें करी जा रही है। तो यहाँ पे यही चीजें निकाल के दिखा रहा है कि अभी तक ये क्लियर हुआ ही नहीं है कि ये कैसे फैला है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। लेकिन यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर पोल्ट्री ट्रेड की बात करी जा रही है जो स्पाइक किया है। क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत है, जो असॉर्टमेंट है वो किस हिसाब से ममेलियन को अडॉप्ट करेगा, किस हिसाब से इम्पैक्ट करेगा ह्यूमन को, वो भी मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। दो चीज की यहाँ पे चीजें बताना चाहूंगा, एक जीनोटाइप और दूसरा फिनोटाइप। तो जीनोटाइप मतलब आपका जीन को देखेगा, फिनोटाइप का मतलब आपका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। आपके जीन के अंदर चेंज हुआ वो आपको बाहर से नहीं दिखेगा, लेकिन आपके फिनोटाइप में चेंज हुआ तो आपके बॉडी में स्ट्रक्चर में अपीयरेंसेस दिख जाएगी। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे जीनोटाइप फिनोटाइप की बातें निकल के आती हैं। अब अगर बात करी जाए कंबोडिया के लोकेशन की, तो कंबोडिया कहाँ पड़ता है, तो ये रही आपकी कंबोडिया, साउथ ईस्ट एशिया में एक कंट्री है जो आपको पता होना चाहिए। बॉर्डर किसे किसे टच करता है, वियतनाम से, लाओस से और थाईलैंड से बॉर्डर टच करता है। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, कंबोडिया की कैपिटल क्या है?
कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे इंडिया का जो टीबी का टारगेट था वो 2025 तक था। टीबी एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वाली डिजीज है। अब ये जरूरी नहीं कि आपको लंग में ही टीबी हो, आपको किडनी में टीबी हो सकता है, आपके बॉडी पार्ट में टीबी हो सकता है। तो ये टीबी कई पार्ट को इन्फेक्ट करता है। बहुत सारे लोग यही जानते हैं कि फेफड़े में बस टीबी होती है। वो टीबी केवल फेफड़े में नहीं होती है, कई पार्ट में आपको इन्फेक्ट कर सकती है। अब यहाँ पे टीबी का जो भारत एलिमिनेशन टारगेट रखा था वो क्या था 2025 तक, लेकिन यहाँ पे WHO का जो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट अभी रिसेंटली निकला उसमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया का जो टीबी का अचीवमेंट था 2025 तक वो जो है सफल नहीं हो सकता। किन किन कारणों से? तो यहाँ पे यही बातें बोली जा रही हैं। नरेंद्र मोदी जी जो टारगेट रखे थे 2025 तक वो सफल नहीं हो पाएगी, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन ने जो टारगेट रखी थी 2030 तक रखी थी, तो 5 साल पहले हम लोग इसको अचीव करने का प्लान रखे हुए थे जो सफल नहीं हो पाएगी। अभी रिसेंटली 2023 में वर्ल्ड टीबी समिट बनारस में हुई थी 2023 में, और जो इसमें टारगेट रखा गया 2030 तक कि हम 90% रिडक्शन करेंगे टीबी के डेथ को, मृत्यु को, और 2015 से हम डाटा को कंपेयर करेंगे। 80% रिडक्शन होगा टीबी इंसिडेंस में, यानी टीबी केसेस में। ये बातें करी जा रही हैं 90% डेथ में। तो इसकी जो रिकॉर्ड आंकड़े हैं आज के डेट में अगर बात करी जाए तो केसेस प्लस डेथ दोनों घटे तो हैं, लेकिन इस मुकाम से नहीं घट रहे हैं कि वो 2025 तक आप इस अचीवमेंट को कर ले जाएं। तो इसी की बात यहाँ पे पूरी डिटेलिंग दी गई है। ग्लोबल एवरेज की बात करें तो डिक्लाइन हुआ है 8.3% रिपोर्ट में, WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट को अगर हम बात करें तो ये रिपोर्ट से भी क्वेश्चंस आ सकता है, याद रखिएगा। इंडिया का टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है इंड टीबी स्ट्रेटजी 2025, ये माइलस्टोन है, रिक्वायर है 75% रिडक्शन किया है टोटल नंबर ऑफ टीबी डेथ्स और 50% टीबी इंसिडेंट्स में, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग इसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। अब टीबी की थोड़ी सी बैकग्राउंड डिटेलिंग जो दें आपको तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। रॉबर्ट कोच एक साइंटिस्ट थे जो आइडेंटिफाई करते हैं बैसिलस नाम का यहाँ पे बैक्टीरिया, जिसे ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। 24 मार्च 1882 को इन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया इस बैक्टीरिया को। 1905 में इन्हें नोबेल प्राइज मिलता है मेडिसिन में। 1600 से 1900 के बीच में इसी बैक्टीरिया को अगर हम कंसीडर करें तो 25 से 30% का डेथ का कारण यही बैक्टीरिया था, जिसे व्हाइट डेथ या व्हाइट प्लेग के नाम से भी यूरोप में जाना गया। तो यूरोप में बहुत सारे लोगों की इसने जान भी ली। अच्छा, 2 प्रकार के ड्रग आते हैं, MDR मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी और XDR एक्सटेंसिव ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस टीबी। ये डिजीज जो है रेसिस्ट करती हैं क्या, अर्लियर टाइप ऑफ मेडिसिन। अब यहाँ पे आपको समझाऊंगा MDR। मान लीजिए आपको टीबी या किसी व्यक्ति को टीबी हुआ X को, और उसको 3 टैबलेट दिए गए। ये टैबलेट आपको खाने थे कितने, 3 महीने। 3 महीने न खा के आपने 1 से 2 महीने खाया और इसको छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा टीबी ठीक हो गई, तो आपको क्या होगा, XDR टीबी का कोर्स मान लीजिए 6 महीने आपको दवा खानी है। 6 महीने आपने नहीं खाया दवा, आपने इसमें भी लापरवाही कर दी, तो आपको क्या होगा, XXDR। तो जो बैक्टीरिया यहाँ पे दवाई को मारने के लिए लड़ाई कर रहा था, बैक्टीरिया ने ही दवा को मार दिया। अब ये बैक्टीरिया इतना पावरफुल निकल के आया तो इसको नया पावरफुल मेडिसिन चाहिए, वो है होगा XDR। XDR वाले दवा को अगर ये बैक्टीरिया लड़ने में सक्षम हो रह जाएगा, सही समय पे आप अगर दवा नहीं कराएंगे, दवा नहीं खाएंगे और कोर्स पूरा नहीं करेंगे, तो आपको XXDR वाला बैक्टीरिया यानी XXDR वाला टीबी हो जाएगा, और उसके लिए और पावरफुल मेडिसिन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये अपने आप को जो बैक्टीरिया हैं वो लड़ने में सक्षम बना लेते हैं अगर आप कोर्स में आनाकानी करते हैं। तो यही सारी यहाँ पे इश्यू है। स्टेजेज है बैक्टीरिया की। अगर ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन की बात करें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके, तो आपको लगेगा लेटेंट टीबी और एक्टिव टीबी। इसमें कोई सिम्टम नहीं दिखता है लेटेंट वाले में, और ये बहुत ज्यादा फैलता भी नहीं है, लेकिन इसका एंटीबायोटिक 3 से 4 मंथ चलता है और ये
प्रोग्रेस हो सकता है एक्टिव टीबी में भी। यहाँ पे दूसरी बात करी जाए, एक्टिव टीबी कब कही जाएगी? जब आपको खांसी, छाती में पेन और थकावट होती है। कैन बी स्प्रेड टू अदर्स, ये दूसरों तक फैल सकता है और 4 से 9 महीने तक यहाँ पे ट्रीटमेंट होती है। ये बहुत ही खतरनाक हो सकती है अगर इसको सही समय पे उपचार ना किया जाए। अच्छा, अगर रिसेंटली 2022 के डाटा को हम देखें तो दिल्ली में सबसे ज्यादा टीबी केसेस यहाँ पे निकल रहे हैं। उत्तराखंड में है, फिर उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में निकल रहे हैं। तो इन प्रकार से स्टेट हैं भारत के जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। फेमाइन जैसी कंडीशन चकरा रही है, बढ़ रही है। कहाँ पे? नॉर्दर्न गाजा में। ये नॉर्दर्न गाजा क्या है तो आपको बता दें, यहाँ पे नॉर्दर्न गाजा, यूएन इस रिपोर्ट को बैक किया है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने यहाँ पे जो रिपोर्ट दिया है उस रिपोर्ट में साफ तौर पे ये कहा है लगभग 3.5 लाख लोग फूड इनसिक्योरिटी से गुजर रहे हैं, जो 16% ऑफ द पॉपुलेशन है नवंबर से अप्रैल 2025 तक। यहाँ पे इस प्रकार की चीजें बता रहा है और फेमाइन रिव्यू कम्युनिटी को बैकअप किया है। फेमाइन नॉर्दर्न गाजा की हम बात करें तो नॉर्दर्न गाजा को पहले देख ही लेते हैं कि कहाँ पे नॉर्दर्न गाजा है। नॉर्दर्न गाजा अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला गाजा का पार्ट है और गाजा का पार्ट ये नॉर्दर्न पार्ट हो गया। तो नॉर्दर्न पार्ट पे फोकस किया गया है कि किस हिसाब से यहाँ पे फेमाइन वाली कंडीशन है। देखिए, अभी इजराइल का फलस्तीन का आपस में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है 1947 से, और आज आप बैठे हैं 2024 में। 2024 तक आते आते इनकी इतनी दयनीय स्थिति हो गई है फलस्तीनियन पीपुल की कि आप समझ सकते हैं यहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन तक सही से नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि इजराइल ने जो भी आपकी फूड मटेरियल है, सर्विसेज हैं, उसको बैन कर दिया है, वहां पे जाने नहीं दे रहा है। इवन ब्लास्ट हो जा रही है, जो भी वहां पे फूड मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट के लिए ट्रक से जा रही हैं उस पे भी ब्लास्ट हो रही हैं। तो ये रिव्यू कमेटी इसी चीज को लेकर के आई है, जो गाजा की स्ट्रिप है उसकी सिचुएशंस बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई है। कैटास्ट्रॉफिक फूड इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाएगी अप्रैल 2025 तक अगर हम बात करें तो सारी की सारी आईपीसी इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन की बात करी जा रही है। यहाँ पे वो सिस्टम ही कोलैप्स हो गया है। तो कोलैप्स हो गया है जब सिस्टम, तो नॉर्थ गाजा की फूड सिस्टम ह्यूमैनिटेरियस क्राइसिस, ना वहाँ पे पानी की सुविधा है, सफाई की सुविधा है, ना मेडिकल की सुविधा, भूखमरी से लोग मर रहे हैं, माल नरिष्ट होकर मर रहे हैं। वहां पे जो डिजीजेस फैल रहे हैं मरने के बाद, उसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पे हर प्रकार से चीजें ब्लॉक कर दी गई हैं। जो हैं वो फंसे हुए हैं और उनको टारगेट करके एकदम मारा जा रहा है। तो खास करके यहाँ पे अगर बात करें हम इस रीजन में जो भी आपने देखा, तो इन रीजनों की हम अगर बात करें, इन रीजन की, गाजा की नॉर्थ रीजन में बम्बार्डिंग करी जा रही है। अब फलस्तीनियन पीपुल की इतनी बुरी हालत हो गई है जहां पे उनको ना ही फूड है, ना ही उनके लिए हेल्थ है, ना ही उनके लिए स्कूल है, ना ही उनके लिए वाटर है, ना ही उनके लिए कोई इंटरटेनमेंट सुविधा है, ना ही उनके लिए किसी प्रकार का रेसिडेंस रहा। ये सारी प्रॉब्लम निकल के आ रही है। अब यहाँ पे बात करें थोड़ी सी ज्यादा बैकग्राउंड में जाके, तो 1947 में पूरी की पूरी फलस्तीनियन थी, हरी वाली। ये जो ज्यूज दिख रहे हैं सफेद में, ये बहुत कम थे। लेकिन यहाँ तक आते आते अगर सफर तय करिएगा तो पार्टीशन 1947 में ही हो जाती है कि ठीक है अपना अपना एरिया हम लोग ले लेते हैं। लेकिन 49 से 67 में वार होती है, इस 7 साल के आसपास। इस वार में पूरी की पूरी लोग सिमट के रह जाते हैं, नॉर्दर्न गाजा और फिलिस्तीन वाला रीजन। यही पार्ट वेस्ट बैंक के रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये वेस्ट बैंक वाला पार्ट है जो डेड सी से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे आते आते इनकी दयनीय स्थिति ये है। आज के परिदृश्य में यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो हम आपको बता रहे थे। आशा करते हैं जो डिटेलिंग आपको यहाँ पर दिया वो आपको समझ में आया होगा। रसिया और ट्रम्प, इन दोनों के बीच में क्या गठबंधन होने वाला है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन रसिया के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गेई रिबकोव,
उन्होंने हिंट दिया है कि हम सुनेंगे डोनाल्ड ट्रंप क्या लेके आ रहे हैं यूक्रेन पीस प्रोसेस को लेकर के। उनका प्रपोजल क्या होगा कि हम वार खत्म कर दें, हम लोग देखेंगे और उसको विचार करेंगे। तो देखते हैं किस हिसाब से यूक्रेन पे ये फोकस कर रहे हैं। इनको ज्यादा से ज्यादा फोकस अगर इजराइल पे कर देते और फलस्तीन वाले इश्यू पे कर देते तो हमें ज्यादा सही लगता। कैटल अनलीज्ड, यानी जो कैटल है, देखिए एक कैटल फार्मर के लिए केवल पशु नहीं होता, वो उससे बहुत कुछ अपना लिंकेज रखता है। अगर सही मायने में बात करी जाए तो कैटल आपकी प्रॉस्पेरिटी की, आपको हर प्रकार से जुड़े रखने की एक फार्मर से बॉन्डिंग रखता है। अब इस बॉन्डिंग को किस प्रकार से देखा जाए तो फेस्टिवल ऑफ ओणम अगर आता है, हार्वेस्ट का फेस्टिवल है, तो ये ओणम में फेस्टिवल में एक रेस होता है केटल की, जिसमें एक केटल दूसरे केटल से रेस करता है और इसको एक जॉकी होते हैं, जैसे घोड़े पे एक जॉकी बैठते हैं पोलो वाले पे, उसको इसको दौड़ाने के लिए उनको जॉकी बोला जाता है, जो इसको रेस कराते हैं। तो रेस में जो जीतता है उसको अवार्ड भी मिलता है। अब थोड़ी सी बैकग्राउंड डिटेलिंग में यहाँ पे क्या लिखा है वो हम समझेंगे। तो तमिलनाडु के जल्लीकट्टू में भी इस प्रकार से, जल्लीकट्टू एक गेम है तमिलनाडु में, वो एक गेम होता है, वहां पे भी दौड़ाया जाता है। तो वो उनकी एक्साइटमेंट और जो सराउंडिंग है उसको क्या कह रहा है, तो वो उनकी कल्चर से जुड़ा हुआ है, ट्रेडिशन से ये जुड़ा हुआ है। तो ये केवल मात्र एक गेम नहीं है, केवल कैटल का रेस नहीं है, ये उससे बढ़कर है, जो जुड़ा हुआ है सेलिब्रेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन फार्मर एंड और उनके कैटल के बीच में। तो इस प्रकार का कृत्य करने से पहले एनिमल को बहुत अच्छी और फूड दिया जाता है, अच्छे कंडीशन में रखा जाता है, ट्रेनिंग में रखा जाता है, इसको इसके हेल्थ के बारे में भी सोचा जाता है। तो इसको बहुत सारी डाइट दी जाती है और ग्लूकोज, क्यूमिन, सीड, एग, कॉटन सीड, मिल्क और इसकी ट्रेनिंग भी कराई जाती है। ये जो इंटरेस्ट है, ये कंपटीशन तो है ही और इसमें प्राइजेज भी दिए जाते हैं अच्छे परफॉर्मर को, लेकिन इसके साथ साथ इनकी कल्चरल और ट्रेडिशन एट्रीब्यूट भी है, जो एक एग्रीकल्चरल हेरिटेज से जुड़ा हुआ है ये कम्युनिटी। तो याद रखिएगा, केटल की जो भी चीजें हैं वो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वो उनके कल्चरल और हेरिटेज को रिजेंबल करते हैं, ना कि एक मात्र केवल स्पोर्ट है। आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होगी। फ्रेंड्स, अगर ये चीजें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल। जय हिंद, जय भारत।